लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। याद कीजिए क्या पढ़ रहे थे। हमको तो याद है पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में थे कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे थे। इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इनसाइड ए सिस्टम, यानी इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड ए सिस्टम पढ़ रहे थे। ये वर्क एनर्जी में तीसरा क्लास है। पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन of a particle inside a system। किसी सिस्टम में पार्टिकल के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन, पूरे सिस्टम का नहीं, सिर्फ एक पार्टिकल का एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, पार्टिकल का, सबका नहीं। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि मान लीजिए ये सिस्टम है और इसमें एक पार्टिकल ए से चला कर अपने आप या लाया गया हो बी पर। तो ए से बी तक लाने में जो इंटरेक्शंस हुए, जितने भी, सभी इंटरेक्शन का हिसाब करना है। तो जो वर्क हुआ वो टोटल वर्क डन बराबर होगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो उसका भी वर्क होगा, प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसमें हम लोग बात हो गई थी कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता है, that work done is equal to amount of energy that gets transferred out of the system or into the system। यानी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क उस एनर्जी के बराबर होता है जो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो चुका है। यानी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी which gets transferred out of the system or into the system। जो पार्टिकल से सराउंडिंग में गया है और या सराउंडिंग से पार्टिकल में आया है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to amount of energy, mechanical energy, which gets transformed into other forms like sound, heat or light or anything else। मगर इसका हिसाब नहीं हुआ था, इसका कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी का लॉस या गेन होता है, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, इसका हिसाब बाकी था। और एक और इक्वेशन था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन बराबर होगा पार्टिकल की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी व्हिच गेट्स ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द सिस्टम और इनटू द सिस्टम। एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द एनर्जी व्हिच गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड from mechanical to electrical or from one state to another system। लेकिन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरेक्शन बताना बाकी है, वही अब देखना है। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरेक्शन कहाँ जाता है, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरेक्शन के पहले हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्सेस, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का एनर्जी का एक्सप्लेनेशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं हुज वर्क डन, कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
whose work done along the round trip, यानी whose work done along a closed path is always zero. Along a closed path is always zero. Whose work done along the closed path is always zero. यानी क्लोज्ड पाथ पर जिसका वर्क डन हमेशा जीरो हो, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हुआ। दूसरा, द फोर्स whose work done is not path function, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करे, जो डिपेंड करे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर, जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता हो। ए से बी तक ले गए तो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विच इज फॉलोड बाय द पार्टिकल, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कैलकुलस की भाषा में हुज वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ is zero. Whose work done along the closed path is zero. उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल था फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसका एक एग्जाम्पल था कि बॉडी अगर राइजेस अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, it gains. When it returns, it loses. When it rises against gravity, it loses. When it returns, it's gain. The loss and gain added together forms the zero. So the total work done is zero round the trip. तो उसका एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी, फिर आगे पढ़ना है इलास्टिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और भी फोर्सेस है। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है, उस वर्क के कारण जो एनर्जी का लॉस या गेन होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन करेंगे हम लोग पोटेंशियल फंक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी ऐसे सोचिए कि कंजर्वेटिव फोर्स में व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, इफ इट लूजेस इट विल गेन व्हेन द बॉडी रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए। यानी कंजर्वेटिव फोर्स में हम ग्रेविटी का एग्जांपल लें तो ग्रेविटी जो फोर्स है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, चाहे बॉडी ऊपर जाए, नीचे जाए, हॉरिजॉन्टल में जाए, जाए ना जाए, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है। तो जब बॉडी ए से बी को जाएगा, तो ए से बी को जाते समय वर्क डन mg डॉट एच, यानी mg एच cos 180 होगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। और ये वर्क डन हुआ माइनस mgh। जब बॉडी ए से बी को गया तो वर्क डन निगेटिव हुआ, और जब बॉडी बी से ए को लौटेगा, ये लौटा वापस, तो उस समय वर्क डन पॉजिटिव हुआ। यानी जाते समय इफ बॉडी लूजेस काइनेटिक एनर्जी, तो आते समय इट अगेन गेन्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सोचिए एक बात कि व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, it loses energy, but at the same time it gains something, and that something is, इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ये बात का पक्का है कि ए से बी पर जाने में अगर लॉस हुआ है तो बी से ए पर वापस में उतना ही अमाउंट में गेन होना तय है। तो इफ बॉडी लूजेस इट मस्ट गेन, तो गेन की गारंटी है। तो आफ्टर ए लॉस देयर इज अ गेन, और वो गेन एनर्जी का नहीं, एनर्जी को वापस पाने की गारंटी का। बॉडी ए से बी को गया, इसने काइनेटिक एनर्जी खोई, लेकिन इस लॉस के साथ एक पाया है
और वो पाया है कि व्हेन इट विल रिटर्न बैक इट विल गेन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इट्स प्रॉमिस है, प्रॉमिस गिवन बाय द फील्ड स्पेस, that when the body returns from B to B to A, it will gain the same amount of energy. This promissory form is also a form of energy. यही एक नया फंक्शन डिफाइन करना है, उसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द फील्ड स्पेस या पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं डिफाइंड है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में पक्का है कि whenever body rises against it loses, if it loses it will regain on return, कि जब भी बॉडी ए से बी को जाएगा ये पाएगा तो फिर पक्का है कि बी से ए पर आएगा तो खोएगा। तो आफ्टर एवरी लॉस देयर इज अ गेन ऑफ एबिलिटी टू रीगेन, यानी जब भी खोए तो खोने के साथ पाए, किस बात को? वापस पाने की एबिलिटी को, वापस पाने की एबिलिटी को पाए। तो इसको समझना होगा, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड स्पेस। पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल माने प्रॉमिसरी, पोटेंशियल फंक्शन या उसे एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी सब जगह नहीं, सभी फोर्स के लिए नहीं। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स कंजर्वेटिव है केवल उसी के नाम से पोटेंशियल अकाउंट खोला जाएगा। लास्ट क्लास में बात हुई थी कि एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी अकाउंट है और उस एनर्जी अकाउंट का नाम है काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेनेवर बॉडी लूजेस एनर्जी द लॉस इज शोन इन काइनेटिक एनर्जी अकाउंट। व्हेनेवर बॉडी गेन्स एनर्जी द एनर्जी गेट्स सबमिटेड इन काइनेटिक एनर्जी अकाउंट। अब एक एक्स्ट्रा अकाउंट और बनाया जा रहा है जो पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, जो काइनेटिक एनर्जी के अलावा है। उसको समझने के लिए एक बार हमारी बात को फिर से देखिए। मान लीजिए ये स्पेस है अंडर ऑब्जर्वेशन, इस स्पेस को हमें देखना है। इस स्पेस में आर्बिट्रली कोई पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, मतलब स्वेच्छानुसार बिना कोई निश्चित नियम के हम मानते हैं एक पॉइंट ए है। कहाँ है? तो कहीं भी है, ए है, दिख रहा है वह। उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उस पॉइंट से किसी और पॉइंट पर जाने में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन की बात कर रहे हैं, बाकी फोर्स नहीं है या उसकी बात नहीं करनी। तो मान लीजिए उस पॉइंट से बी पर जाने में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स +4 जूल होता है। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल ए से बी को जाएगा तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स +4 जूल होगा, यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वर्क डन जब पॉजिटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन होता है। आप देखे हैं वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो जब भी बॉडी ए से बी को जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण 4 जूल वर्क होगा, और 4 जूल पॉजिटिव वर्क होने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ए पर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी के ए है तो बी पर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी के ए +4 जूल हो जाएगी, क्योंकि ए से बी पर जाने में वर्क डन पॉजिटिव है 4 जूल। अब इसका मतलब समझिए, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इट गेन्स 4 जूल ऑफ एनर्जी, और ये गेन जो हुआ है वर्क के कारण हुआ है, और वर्क जो हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हुआ है। इसका मतलब है कि जब कभी वो गेन करता है तो इसके अंदर तय है कि जब वापस आएगा तो लॉस होगा। यानी ए पर रहते हुए उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पाने की एबिलिटी बी के कंपेरिजन में ज्यादा थी। पता नहीं समझे कि नहीं? देखो, जब बॉडी ए पर था तो शायद कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, और वो काइनेटिक एनर्जी थी के ए। जब वही बॉडी बी पर पहुंचा तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क हुआ और उसकी एनर्जी बढ़कर हो गई के बी, के ए +4 जूल। यानी जब वही पार्टिकल ए पर था तो उसकी एनर्जी तो कम थी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसमें एबिलिटी थी 4 जूल काइनेटिक एनर्जी पाने की जाकर बी पर, जो कि खत्म हो गई क्योंकि मिल गई काइनेटिक एनर्जी 4 जूल। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बी की एनर्जी ज्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू गेन एनर्जी ए की एबिलिटी ज्यादा है। क्या समझते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो भी वर्क होता है उसमें तय है कि जाने में गेन होगा तो आने में लॉस होगा। तो अगर बॉडी ए से बी को जाता है
ए पर होते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी है के ए, बी पर जाकर हो जाती है के ए प्लस 4 जूल, जिसका मतलब निकलता है कि जब वो ए पर था तो एनर्जी तो के ए थी, लेकिन एनर्जी पाने की एबिलिटी 4 जूल थी, जो जिसने उसे एनर्जी दिलाया जब वो गया बी पर। तो अगर एनर्जी का अमाउंट सोचो तो बी पर एनर्जी ज्यादा है, लेकिन एनर्जी पाने की एबिलिटी का अमाउंट सोचो तो ए पर ज्यादा है। यानी बॉडी एट ए हैव एन एनर्जी ऑफ के ए एंड ऑल्सो हैव एन एबिलिटी टू गेन 4 जूल एनर्जी ऑन गोइंग मूव टू द बी। यानी ए पर रहते हुए उसके पास ऊर्जा की मात्रा के ए है और ऊर्जा एडिशनल प्राप्त करने की मात्रा 4 जूल है, जो कि बी पर जाकर खर्चा हो गई। सो बी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पाने की एबिलिटी 4 जूल से घट गई। चलिए ठीक है, कुछ कुछ समझे होंगे। अब मान लीजिए यही पार्टिकल जब सी पर ले जाया जाता है तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण -6 जूल वर्क होता है, जिसका मतलब हुआ कि ए पर रहते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी के ए है। वही पार्टिकल जब सी पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी के ए -6 हो जाएगी, यानी सी की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वह हो जाएगी के ए -6, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी 6 जूल से घट जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ए के कंपैरिजन में सी पर काइनेटिक एनर्जी कम है और उसके हिसाब से ए से बी पर जाने में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी खोया है उसने, जब कभी वो सी से वापस आएगा तो उतना काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एट ए इज हायर देन एनर्जी एट सी, but on the basis of ability to gain energy, this ability is higher at C rather than A। कुछ सोचते हैं, आपने जो पाया है और आप जो पा सकते हैं, अगर पा सकने की क्षमता पक्की है तो समझो पा लिया, सिर्फ समय का इंतजार है। तो आपके पास दो क्षमता है, एक वो जो अभी है और एक वो जो हो सकती है। ये जो हो सकती है ये किसने, तो हमारे कंडीशन ने, आपकी परिस्थिति, आपकी क्षमता ने आपसे वादा किया है कितने दिनों बाद आपको इतना मिलेगा, अभी नहीं है। मगर वादा पक्का है तो समझो है, किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस इज ऑल्सो वेल्थ, अगर प्रॉमिस पक्का है। तो उसी तरह कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर बॉडी मूव करे और उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाए तो समझ लीजिए वापस होगा तो उतना मिल जाएगा। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो समझ लीजिए वो वापस होगा तो उतना लूज करना पड़ेगा। सो देयर आर टू अकाउंट ऑफ एनर्जी, वन इज काइनेटिक एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर द पार्टिकल फॉर डूइंग वर्क, एंड वन इज प्रोमिसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो सिर्फ ये वादा करता है कि if the body moves from A to B, it will gain 4 joule. And this promise is valid because field or force is constant. So whenever body moves from A to B, it will gain. On the basis of ability to gain, A is higher. But on the basis of energy, B is higher. जो एनर्जी की मात्रा नापो तो बी पर ज्यादा है, एनर्जी पाने की एबिलिटी की मात्रा नापो तो ए पर ज्यादा है। तो इस तरह से हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, उसका नाम होगा पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू गेन एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसकी क्षमता बी पर जाकर घट जाती, क्यों, क्योंकि बी पर जाकर वह पा लेता है एनर्जी कितना, तो 4 जूल। इसलिए ए के कंपेरिजन में बी पर एबिलिटी टू गेन एनर्जी घट गई है, क्योंकि 4 जूल एनर्जी उसको मिल गई है। ये हम एक नया टर्म सीख रहे हैं कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिव, बॉडी इज गोइंग टू लूज एनर्जी, बट एट द टाइम ऑफ लॉस देयर इज ऑल्सो ए गेन ऑफ एबिलिटी टू रीगेन एनर्जी ऑन रिटर्न जर्नी, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रोमिसरी इन नेचर, रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को कहते हैं पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका डेफिनेशन दिया जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स in bringing the body from reference location to present location is called the negative value of work done। the negative, ध्यान से सुनिए इस डेफिनेशन को, अभी से लेकर 12 तक हर चैप्टर में इसकी जरूरत होगी और डेफिनेशन यही होगा जो अभी है, जो अभी डेफिनेशन है वही होगा अभी से लेकर 12 तक। तो ये निगेटिव फॉर्म, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, साथ में कंडीशन भी है किसके कारण वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स।
negative value of work done due to conservative force, negative value of work done ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, सभी फोर्स के कारण नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, इन ब्रिंगिंग द बॉडी, इन ब्रिंगिंग, कहां से, ब्रिंगिंग द बॉडी, कहां से, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी या प्रोमिसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी ये ग्रेविटी का, कंजर्वेटिव फोर्सेस का पार्टिकल के साथ वादा है कि व्हेन इट विल रिटर्न इट विल गेन और लूज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब प्रोमिसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, वादे के रूप में। जैसे अगर बैंक पक्का है तो बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो बदले में बैंक हमें एक प्रॉमिस देता है बस, कि आफ्टर सो मेनी पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेन दिस अमाउंट ऑफ मनी, इतने महीने के बाद आपको ये मिलेगा, और वो पक्का प्रॉमिस है तो हम उसे समझते हैं कि वो मिल गया, वो पास में। तो उसी तरह कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, वो हमेशा अवेलेबल है पार्टिकल के अंदर। जब कोई लौटेगा उस जगह पर तो उतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, एनर्जी इक्वेशन। ये फील्ड स्पेस है और यहाँ पार्टिकल ए पर था और वो मूव करके गया बी पर। तो ए से बी तक जाने में टोटल वर्क डन जो हुआ वह हुआ, तीन तरह का वर्क हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये तीन तरह के फोर्स हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, कुल इतने तीन तरह के। उसमें से कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो होगा उसका निगेटिव वैल्यू बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोमिसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोमिसरी फॉर्म। और एक और पढ़े थे कि वर्क डन टोटल जो होगा वह बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द अकाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल अवेलेबल टू द पार्टिकल फॉर डूइंग वर्क। अब एक और अकाउंट बन गया पार्टिकल के नाम से, उसको कहते हैं पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्क इतना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा होगी, कोई फोर्स लगे ना लगे, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो कोई भी हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट नहीं होगी, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। व्हेन द फोर्स आर कंजर्वेटिव तब। तो अब इस थर्ड इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, थर्ड सेकेंड का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, तो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स के बदले में माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं, प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नहीं, ये था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब आप समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज बराबर हो जाएगा किसके, बाएं साइड ले आते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इसके बराबर होता है, शुरू में हो गया था तय कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी
which gets transferred out of the system or into the system, and work done due to non-conservative force is the energy which gets transformed, मैकेनिकल से थर्मल में हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी का चेंज इसके बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना के बराबर होगा। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात और कंफर्म हो गई कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या है उसके कारण वर्क डन नहीं है, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है या है और उसके कारण वर्क डन नहीं है, तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फॉर्म मिलकर जो जोड़ होता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही एनर्जी इक्वेशन, यहां से ये हो गया इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसी का हम लोग प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे। When particle inside the system move from one place to other place, जब कोई पार्टिकल सिस्टम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, if it gains or loses energy, it is due to transfer of energy. Work done by external force is equal to transfer, or it may be due to transformation of mechanical energy. It is non-conservative force. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो है, तो एनर्जी का ना ही ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ना ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो फिर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। इसी इक्वेशन को अब प्रॉब्लम बनाना सीखना है या बनाना है। अब दो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तभी उसके नाम से पोटेंशियल फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो उसके नाम से कोई एनर्जी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में जो फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल पर वो सब के सब कंजर्वेटिव हैं और एक भी कंजर्वेटिव है या नहीं। अगर एक भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो उस सिस्टम में कोई पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। अगर एक भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके नाम से पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल सब गड़बड़ हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला काम क्या करें, तो सबसे पहले चेक करें यह कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो इसके नाम से कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। तो सबसे पहले चेक करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो इसके नाम से कोई पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने का तरीका है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होना चाहिए, यानी इफ द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इट विल वर्क डन होगा, और फिर बी से ए पर आएगा तो वर्क डन होगा, टोटल जोड़ जीरो। ये साबित हो चुका है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। ए से बी पर जाने में पॉजिटिव वर्क हुआ और बी से ए पर आने में निगेटिव वर्क हुआ, और टोटल वर्क का अमाउंट समान है और जोड़ दे तो जीरो आता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क रेफर ये राउंड ट्रिप में लेते हैं तो जीरो आता है। राउंड ट्रिप में हमेशा मतलब ए से बी गया और बी से फिर ए आया तो राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन हमेशा जीरो। इससे साबित हो गया कि इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके नाम से सबसे पहले काउंट बनाने के लिए एक लाइन खींचिए। इस लाइन को मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस।
यानी पार्टिकल जब इस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकाउंट में एनर्जी का वैल्यू 0 मानेंगे। यानी पार्टिकल जब इस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकाउंट में एनर्जी का वैल्यू 0 मानेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस। अब यहाँ एक पॉइंट लीजिए जो इधर h हाइट पर है, और दूसरा पॉइंट रेफरेंस से नीचे लीजिए जो इसका h डेप्थ पर है। तो अभी डेफिनेशन था कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। उस हिसाब से रेफरेंस से P1 तक लाने में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो mg होगा डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड और बीच का एंगल हुआ 180, यानी वर्क डन हुआ -mgh। यानी रेफरेंस से पॉइंट P1 तक जाने में वर्क डन निगेटिव आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट P1 बराबर होगी निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, यानी ये आ जाएगा प्लस mgh। अब ये तय हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस से ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, और नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। कैसे? तो रेफरेंस से P2 पर ले जाएं तो वर्क डन हो जाएगा mgh cos 0 डिग्री, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन का यही फॉर्मूला है, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे निगेटिव। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसके नाम से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो इसके नाम से कोई पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित नहीं होती। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एनी फंक्शन में पोटेंशियल फंक्शन का अकाउंट पार्टिकल के लिए तभी बनेगा जब उस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर एक से ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उतने पोटेंशियल अकाउंट्स बनेंगे। तो अभी इसका एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन क्या है? तो एक स्ट्रिंग एंड पुली अरेंजमेंट है, स्ट्रिंग एंड पुली अरेंजमेंट है। उसे हम न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व किए हैं, अब एनर्जी से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है पुली, गोल बना कि नहीं आप देख लीजिए। और इस पुली पर एक डोरी लपेटे हुए हैं इसे, और डोरी के दो एंड होते हैं, यहाँ भी हैं, और इसके एक्सिल को एक और डोरी से बांध दिए हैं, और उस डोरी को सेलिंग से या फिक्स सपोर्ट से लटका दिए हैं, ये वाला। और यहाँ इस डोरी के दोनों एंड पर दो ब्लॉक सस्पेंडेड है, और यहाँ भी एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। हमें इन m1 m2 का एक्सलेशन मालूम करना है, और वो एक्सलेशन किस मेथड से? तो दो मेथड से। एक है फोर्स मेथड से जो न्यूटन्स लॉ चैप्टर में पढ़े थे, और एक है एनर्जी मेथड से जो अभी अभी देखेंगे। तो पहले फोर्स मेथड याद दिला दें। फोर्स मेथड में एक्सलेशन निकालने के लिए आप पहले इक्वेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और इक्वेशन के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, तो वही हम बना रहे हैं। यहाँ पर टेंशन फोर्स होगा, याद रखिए ये जो टेंशन फोर्स है वो किसके इंटरेक्शन का फोर्स है जिसको हम टिक मार किए? ये m1 और पुली का इंटरेक्शन है, और इसलिए इधर भी टेंशन होगा और इधर भी टेंशन है। दोनों टेंशन को इक्वल इसलिए लिया गया है कि पुली मासलेस है, और मगर ये टेंशन अलग है। दिस टेंशन इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन m2 एंड पुली। तो इस तरह m1 m2 दो मास पार्टिकल्स हैं, और बाकी पुली स्ट्रिंग भी पार्टिकल है, सिस्टम का सपोर्ट है, मगर उसमें मास नहीं है। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ के हिसाब से सोचें और तो माने कि ये भारी है, नीचे जा रहा है, इक्वेशन लिखे थे याद कराने के लिए आपको लिख रहे हैं m2g माइनस टेंशन बराबर m2 गुना a। और जितना ये डोरी इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए m2 जितना नीचे जाएगा उतना ही m1 ऊपर जाएगा, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा t माइनस m1g बराबर m1 गुना a। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को मदद से हमें दो अननोन निकालना है। हमें डोरी में टेंशन भी मालूम करना है,
और एक्सलेशन भी मालूम करना है, दो अननोन। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो उससे एक्सलेशन आ जाएगा। कितना आएगा? तो m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई g। ये एक्सलेशन होगा m1 का डाउनवर्ड, m1 का अपवर्ड और m2 का डाउनवर्ड, इस फोर्स मेथड से। और टेंशन भी निकाल सकते हैं जब भी निकल गए। अब इसी एक्सलेशन को एनर्जी मेथड से निकालना। अभी तक हम लोग निकाले थे फोर्स मेथड से, अब निकालना है एनर्जी मेथड से। तो एनर्जी मेथड में क्या है? तो सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि इसमें पार्टिकल्स कौन है। तो पता चला वो m1 है और m2 है। फिर पहचानना पड़ता है कि वो पार्टिकल किस किस के साथ इंटरेक्शन में एंगेज है। तो m1 m2 का इंटरेक्शन चल रहा है अर्थ के साथ, m1 m2 का इंटरेक्शन चल रहा है पुली के साथ। तो ये दो इंटरेक्शन हो रहा है। फिर पता लगाना है ये इंटरेक्शन किस कैटेगरी का है, मतलब वो कंजर्वेटिव है कि एक्सटर्नल है कि नॉन कंजर्वेटिव है, किस ग्रुप में उसको डालेंगे। अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो उसके नाम से एक पोटेंशियल फंक्शन का अकाउंट बनाएंगे, रेफरेंस लाइन सेट करेंगे, एक्सप्रेशन स्थापित करेंगे। और नहीं हुआ तो फिर अलग बात है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलना है? ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इसके नाम से पोटेंशियल अकाउंट डिफाइन है। तो जब इनमें से m1 m2 में से कोई नीचे जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकाउंट में एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी अकाउंट में एनर्जी बढ़ेगी। और जब कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकाउंट में अगेंस्ट ग्रेविटी राइज करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो हम यहाँ पर तय हो चुका है कि इसमें एक फोर्स है कंजर्वेटिव, वो है m1g, और उसके नाम से पोटेंशियल अकाउंट बना हुआ है। और दूसरा टेंशन है। टेंशन कौन एग्जर्ट कर रहा है m1 m2 पर? तो पुल एग्जर्ट कर रहा है। तो टेंशन इज एन एक्सटर्नल कैटेगरी फोर्स। तो और कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से पोटेंशियल फंक्शन स्थापित करें। तो पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन होता है mgh। अब h कहाँ से नापें? तो रेफरेंस लाइन इसको मान सकते हैं। रेफरेंस लाइन हम ऊपर भी ले सकते थे। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस। इस लाइन से इसकी हाइट देखिए दोनों की शुरू में कितनी है। तो मान लो ये h1 है और इसकी हाइट देखें h2 है। तो इसकी एनर्जी लिखिए शुरू में लिखें चाहे ना भी लिखें, चलो अच्छा लिखते हैं शुरू में। तो शुरू में एनर्जी होगी, m1g रेस्ट में है, रिलीज किए हैं, m2g को भी रिलीज किए हैं। तो m1g का हाइट कितना होगा? तो m1gh1, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई पॉजिटिव। दूसरे की हो गई m2gh2, ये भी ऊपर है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि सिस्टम अभी अभी रिलीज हुआ है। अब एक्सलेशन है तो मोशन आएगा। 30 सेकंड के बाद चेक किए तो पता चला ये नीचे आ चुका है। कौन? ये एस डिस्टेंस, और ये ऊपर जा चुका है एस डिस्टेंस। इसके नीचे आने में मोशन एक्सेलेरेटेड है, इसलिए इसने वेलोसिटी गेन की होगी और उसने भी गेन की होगी, और दोनों स्पीड सेम होगी। इसलिए सेम होगी कि डोरी से बंधा हुआ है, डोरी टूट नहीं सकती, इसलिए स्पीड सेम है दोनों की। अब ये ऊपर जाता हुआ दिखा कुछ देर बाद एट एनी मोमेंट। तो हमें दिखा कि m1g नीचे आ गया है। तो m1g h1 माइनस y, और ये हो गया है m2g h2 प्लस y, और प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी दोनों की अलग अलग h हाइट से गिरने पर। अब ये फाइनल एनर्जी हुई और ये इनिशियल एनर्जी, और इस पीरियड में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना, टेंशन फोर्स है। तो उसका वर्क निकालेंगे। तो टेंशन फोर्स का वर्क, एक बॉडी पर टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन पॉजिटिव, यानी वो हो जाएगा टी, इधर जो है एस कॉस 0 डिग्री। और उसी समय दूसरे पार्टिकल ब्लॉक जो m2, उसमें मोशन हुआ है डाउनवर्ड और टेंशन लग रहा है अपवर्ड, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा टी एस कॉस 180। अब आप ही सोचिए ये वर्क डन टोटल कितना हुआ। कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0। हम देखते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो है ही नहीं, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क भी
0 हो गया। अब एनर्जी इक्वेशन में इनको बिठाइए, मतलब इनिशियल एनर्जी मालूम है, फाइनल एनर्जी पता है, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है EF माइनस EI बराबर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए EF में फाइनल एनर्जी इतना लंबा सा है, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, सही है, और प्लस m1 g h1 माइनस y और m2 g h2 प्लस y और प्लस, नहीं और कोई एनर्जी नहीं, ये फाइनल एनर्जी हो गई, और इनिशियल इतनी है, तो इनिशियल हो गई m1 gh1 माइनस m2 gh2 बराबर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी 0। अब आप इसको कैंसिल कीजिए और वी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, वी स्क्वायर, इसका वी स्क्वायर अंदर, इसको कैंसिल करिए जल्दी से और वी स्क्वायर निकालिए। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m1 gh1 वहां भी, तो बच जाएगा हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस कितना m2 माइनस m1 जी y बराबर 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हमको तो लगता है गड़बड़, कहाँ कुछ गड़बड़ है, वी स्क्वायर निकालना है, ठीक तो जा रहे हैं हम लोग। वी स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर होगा 2m2 माइनस m1 जी वाई, और यहाँ भी होगा m2 प्लस m1। अब आप देखिए इस पुली सिस्टम में जो ब्लॉक m1 m2 नीचे ऊपर जा रहा है उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में है, और साथ ही इस पर कोई जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। इससे साबित हो गया कि हाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एक्सलेशन आ जाएगा, और इक्वेट करने पर एक्सलेशन वही आएगा जो न्यूटन लॉ से आया था। ठीक है, यही है, ये एटूड मशीन ये एनर्जी कंजर्वेशन से बना है। इसी तरह का और भी स्ट्रिंग एंड पुली अरेंजमेंट है जिसको एनर्जी कंजर्वेशन से बनाएंगे। तो आप लोगों को बोले थे सवाल अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन सवाल कोई अटेम्प्ट नहीं करते। ये हो गया पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू द प्रेजेंट पोजीशन, जो भी हो उसके निगेटिव वैल्यू को उसकी पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी या प्रोमिसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई किए। जी सर, mgh1h2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में आएगा और यहाँ माइनस में आएगा, और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए mgh1 और mgh2 कैंसिल हो गया, और बचा वी स्क्वायर बराबर 2a। का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एक्सप्रेशन निकल गया। और ये फॉर्मूला इसलिए वैलिड हुआ कि m1 m2 दोनों ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और साथ ही साथ उनकी लगने वाले फोर्सेस कांस्टेंट हैं। बोलिए, समझ में आई बात? अब न्यूमेरिकल्स आप बनाते नहीं हैं, हमसे न पूछते, पता नहीं सब बन जाता है।
तो फिर हम थ्योरी पढ़ा के परेशान। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स में एक फोर्स हुआ ग्रेविटी, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से वर्क निकालना सीखेंगे वेरिएबल फोर्स का। उसमें एक फोर्स होगा इलास्टिक फोर्स, और इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, तो उसके नाम से भी पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट बनाया जाएगा। जितने भी फोर्स कंजर्वेटिव होंगे सबके नाम से पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट बनाया जाएगा। अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव ना हो तो उस सिस्टम में उस पार्टिकल की पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होगी, जो भी होगी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फॉर्म में होगी। बोलिए, समझें? ठीक है, तो अब आप सवाल अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद हमें जाना है वेरिएबल फोर्स का वर्क, फिर उसका प्रॉब्लम कुछ हो सकता है अगले क्लास से हम खुद ही प्रॉब्लम यहाँ बताएंगे, यहाँ स्टिकर से चिपका देंगे और प्रॉब्लम बनवाएंगे, क्योंकि आप अपने से प्रॉब्लम बनाए नहीं। ठीक है, इस पर सोचिए प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा।